ये कहानी टाइम ट्रेवलर पर होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मूवी की शुरुआत में हमें बहुत सारे नेवी अफसरों को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे थे। इस जहाज़ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी तरह के लोग थे। वो जहाज़ जैसे ही कुछ दूर जाता है उसमें ज़ोरदार धमाका होता है, इसलिए जहाज़ पर मौजूद 90% लोग मारे जाते हैं। इस केस की तहकीकात करने के लिए एजेंट डक नाम का एक ऑफिसर आता है जो एक एटीएफ ऑफिसर है। इनका काम होता है शराब, तंबाकू और विस्फोट हुए जैसे केसों की तहकीकात करना। डक के द्वारा यहाँ छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि ये विस्फोट जानबूझकर किया गया है, लेकिन किसने और कैसे किया ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडी थी उनमें से कुछ एक के फोन बज रहे थे जो शायद उनके घर वाले या दोस्त कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो अब नहीं रहे। खैर, यहाँ जब डग अपना काम कर रहा था तभी इनके पास एफबीआई एजेंट पॉल आता है जो इससे पूछता है कि तुम्हारा सीनियर लहरी कहाँ है। डग पॉल को बताता है कि वो वेकेशन पर गए हुए हैं, उनका फोन भी नहीं लग रहा। डग अपना काम करने के बाद एफबीआई एजेंट्स को बताता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि जानबूझकर किसी के द्वारा किया गया है। डग का काम देखकर पॉल बहुत खुश था। ये डग को इनके साथ मिलकर इस केस पर काम करने के लिए कहता है। इसके बाद डग अपने ऑफिस आकर उस एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। इसके बाद इसका साथी इसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक लड़की का फोन आया था जो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कैसे दिखते हो। डग उस नंबर पर फोन करके वॉइस मेल भेजता है जिसमें वो अपने बारे में बताकर लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। डग को सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिखाई देता है जो उस ब्रिज पर खड़ा था, वो भी धमाका होने से कुछ मिनट पहले। डग को उस आदमी पर शक होता है लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद डग अपने दूसरे साथी को फ़ोन करता है जिसे में वो बताता है कि उन्हें जली हुई डेड बॉडी मिली है। वो बॉडी एक लड़की की है और वो ब्लास्ट से पहले ही जलकर मर गई थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था। डग जल्दी से उस लड़की के पास पहुंचता है। इस लड़की का नाम क्लियर है। अब डग को पता चलता है कि किसी ने इसे जानबूझकर मारकर उस ब्लास्ट वाली जगह पर फेंक दिया, जैसे उस आदमी को पहले से ही पता हो कि यहाँ ब्लास्ट होने वाला है। इसके बाद ये क्लियर के डैड से मिलने के लिए पहुँचता है। पूछताछ पर वो बताते हैं कि क्लियर का एक दोस्त था लेकिन वो दोनों किसी कारण अलग हो गए। और एक बात, क्लियर अपनी गाड़ी बेचना चाहती थी और अभी उसकी गाड़ी घर पर नहीं है। डग के लिए इतनी जानकारी काफ़ी थी। ये उनसे क्लियर के घर की चाबी लेकर उसके घर पहुंचता है। यहाँ पर डग देखता है कि यहाँ खून के निशान थे और ऐसा लगता है कि किसी को यहाँ चोट भी लगी थी जिसका इलाज भी किया गया था। फ्रिज पर यू कैन सेव हर लिखा था जिसका मतलब होता है कि तुम उसे बचा सकते हो। फिर डग क्लियर के फ़ोन का वॉइस मैसेज सुनने लगता है जिसमें क्लियर के डैड और उसके सहेली का मैसेज था। डग आखिरी मैसेज सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो मैसेज इसी का था। इसका मतलब जिस लड़की ने डग के पास फ़ोन करके उसके बारे में पूछा था वो यही लड़की थी। अब डग परेशान होने लगता है कि मरने से पहले इस लड़की ने इसको क्यों फ़ोन किया था। ये सब तो हमें अब आगे पता चलेगा। अब डग एफबीआई के पास आकर जो भी उसे कुछ पता चला था वो एफबीआई को बता देता है। जब वो यहाँ से जा रहा था तो अपने पार्टनर लहरी की गाड़ी देखता है। इसे लगता है कि लहरी यहीं पर है। पूछने पर वो इन्हें बताते हैं कि ये उनकी गाड़ी है जो जहाज पर मौजूद थे, यानी कि इसका पार्टनर भी उस धमाके में मारा गया। ये जानकर डग को बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद पॉल डग को एक सीक्रेट जगह पर लेकर आता है। ये बताते हैं कि इनके पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे ये कहीं भी देख सकते हैं। इनका कनेक्शन सीधे सैटेलाइट से होकर आता है। इस प्रोग्राम का नाम स्नो वाइट है। डग इसे देखकर हैरान होता है कि ऐसा कुछ एफबीआई के पास होता है और इसे ये सब अब पता चल रही है। ये पॉल से कहता है कि तुम ये सब बंद करो, ये पुरानी वीडियोस हैं, सीधा उस दिन की वीडियो चलाओ जिस दिन धमाका हुआ था। जिस पर वो इसे बताते हैं कि बस यही इस प्रोग्राम का वीक पॉइंट है। हम आज से 4 दिन पहले का ही वीडियो देख सकते हैं, वो भी एक बार। ना हम इसे पीछे कर सकते हैं ना ही इसे आगे, इसलिए हमें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा उस बॉम्बर को पकड़ने का। इसलिए वो इन्हें बताए कि उन्हें कहाँ देखना चाहिए। डग इन लोगों को क्लियर के घर को देखने के लिए कहता है क्योंकि इसे पूरा यकीन होता है कि जिस आदमी ने क्लियर को मारकर जहाज पर गिरा था वही आदमी बॉम्बर है। इसके बाद ये क्लियर की वीडियो देखने लगते हैं। इस टेक्नोलॉजी से घर के अंदर और उसके आर पार भी देखा जा सकता था। ये क्लियर की वीडियो देख ही होते हैं तभी डग को अपने साथी ऑफिसर का फोन आता है जो इस वक्त क्लियर के घर की छानबीन कर रहा था। अब डग उससे कहता है कि तुम बाथरूम में जाकर देखो कि वहाँ कोई लड़की ब्रश कर रही है या नहीं। दरअसल डग को इस टेक्नोलॉजी पर बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए ये अपनी तसल्ली के लिए ऐसा करवाता है। इसके बाद वो साथी
ऑफिसर उसे बताता है कि इस समय यहाँ पर और कोई नहीं है। वो ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ छानबीन करना भूल गए हो, क्योंकि डक यहाँ तुम्हारे बहुत सारे फिंगरप्रिंट मिले हैं। इसके बाद डक ये सोच में पड़ जाता है कि उसने यहाँ कुछ भी चीज़ों को छुआ नहीं था, फिर उसके फिंगरप्रिंट यहाँ कैसे गए। यहाँ तक कि फ़ोन का वॉइस मेल सुनने के लिए भी उसने पेन का इस्तेमाल किया था। खैर, अब थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि क्लियर अपनी गाड़ी भेजने के लिए किसी से बात कर रही है, और ये वही बॉम्बर है जो क्लियर की गाड़ी चुराना चाहता है ताकि वो उस गाड़ी में बॉम्ब रखकर उस शिप तक ले जाए और बाद में जब छानबीन हो तो वो बॉम्बर नहीं पकड़ा जाए। अगले दिन जब ये क्लियर पर नज़र रख रहे थे तब डक अपनी रेजर लाइट को स्क्रीन की तरफ करता है। उस लाइट को क्लियर भी नोटिस करती है और तभी इनका सिस्टम बंद हो जाता है। अब डक ये जान जाता है कि ये वीडियो सैटेलाइट से नहीं आ रही बल्कि बात कुछ और है। ये उन लोगों से सब कुछ बताने के लिए कहता है। अगर सीबीआई वालों ने सच नहीं बताया तो वो उनके साथ काम नहीं करेगा। अब एजेंट पॉल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग अब उसको सब कुछ बताने लगते हैं। इनका कहना था कि ये कोई रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं है बल्कि हम लाइव देख रहे हैं। असल में इन लोगों ने एक टाइम विंडो बना लिया था जिससे ये पास्ट में देख सकते हैं, जिस पर डक उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो हम पास्ट भी बदल सकते हैं, जिस पर वे लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जो एक बार हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। फिर डग उन्हें समझाता है कि हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, ये लोग डग को पास्ट में भेज दे तो वो बॉम्ब ब्लास्ट होने से रोक सकता है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अब बॉम्बर कौन है और वो कौन सी गाड़ी में बॉम्ब लाने वाला है। इस पर पॉल उसे बताता है कि एक बार इन्होंने टाइम विंडो का इस्तेमाल करके किसी एक व्यक्ति को पास्ट में भेजा था और वो जब वहाँ पहुँचा तो उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी और वो मर गया, इसलिए किसी इंसान का समय के पीछे जाना इम्पॉसिबल है। इस पर डक उन्हें कहता है कि ऐसा है तो तुम लोग किसी को फ़ोन या मैसेज भेजो पास्ट में, इनमें से जो हो सकता है वो करें। इस पर पॉल कहता है कि हाँ ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये किसी को फ़ोन और मैसेज नहीं कर सकते, मगर ये लेटर भेजकर देख सकते हैं। फिर क्या था, इन्हें लेटर लिखकर डक को ही पास्ट में भेज देते हैं, लेकिन ये लेटर पहुंचता उससे पहले डक वहां से जा चुका था और अब ये लेटर डक के पार्टनर लहरी को मिलता है। फिर लहरी उस बॉम्बर को अकेला ही पकड़ने के लिए निकल जाता है। अब वो बॉम्बर जिसका नाम माइकल है वो लहरी को गोली मारकर अपनी गाड़ी में लेकर जाने लगता है। इस तरफ ये लोग उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब माइकल इनकी रेंज से दूर जा रहा था, इसलिए इनका सिग्नल भी अब वीक हो रहा था, मगर डग इसे ऐसा होने नहीं देता। अब ये इनका स्पेशल डिवाइस पहनकर माइकल का पीछा करने लगता है, जिससे ये अब रेंज में थे। कुछ देर बाद डग माइकल का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंचता है। फिर ये लोग देखते हैं कि कैसे माइकल ने जलाकर लहरी को मार दिया। खैर, अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब इन्हें पता है कि माइकल कहाँ रहता है और अब ये किसी तरह माइकल को अरेस्ट कर लेते हैं। डग माइकल से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब माइकल इसे बताता है कि उसे बदला लेना था यूएसए गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने इसे काम नहीं दिया। दरअसल माइकल ने गवर्नमेंट के हर उस डिपार्टमेंट में काम करने की कोशिश की, जैसे आर्मी, नेवी और भी काफ़ी जगह, लेकिन हर जगह से इसे निकाल दिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि माइकल के दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। इसलिए माइकल ने इतने सारे ऑफिसरों को मारा और ये आगे भी ऐसा ही करेगा। ये सब सुनकर डग समझ आता है कि इसकी दिमागी संतुलन एकदम ख़राब है और ये बाहर रहा तो सबके लिए खतरा बन सकता है। अब FBI एजेंट डग की तारीफ करते हुए कहते हैं अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, मगर डग कहता है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। वो कहता है कि मुझे एक मौका दे ताकि वो बम धमाके को होने से रोक सके, मगर ये करना इम्पॉसिबल था, इसलिए वे लोग इसे मना कर देते हैं। मगर डग हार नहीं मानता और वो उस जगह के एक ऑफिसर को फ़ोन करके उससे मदद मांगता है, जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स उसकी बात मानकर जब सभी लोग चले जाते हैं तब उसे बुलाता है। एलेक्स डग को टाइम मशीन के पास लाकर उसे वार्निंग देता है कि ये सब करने पर तुम्हारी जान जा सकती है। अब डग इसे कहता है कि तुम मुझे हॉस्पिटल में भेजो ताकि वो लोग इसे बचा सकें। एलेक्स बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद डग टाइम मशीन में जाकर टाइम ट्रेवल करके समय से 4 दिन पहले एक हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां डॉक्टर्स इसे किसी तरह बचा लेते हैं। डग होश में आकर सबसे पहले माइकल के अड्डे पर पहुंचता है और आज वही दिन है जब माइकल ब्लास्ट करने वाला है। यहाँ पर माइकल ने क्लियर को बंदी बनाकर रखा था। डग यहाँ माइकल पर हमला करके क्लियर को बचा लेता है, लेकिन यहाँ से माइकल भाग निकलने में कामयाब हो जाता है।
डग क्लियर को समझाता है कि वो आदमी यहाँ से भाग गया जिसने तुम्हें पकड़ा था, लेकिन क्लियर को ऐसा लग रहा है कि ये वही आदमी है जिसने इसका किडनैप किया, क्योंकि क्लियर ने माइकल का चेहरा नहीं देखा था। यहाँ पर डग को गोली लगी थी और क्लियर भी घायल थी, इसलिए डग यहाँ इसके क्लियर के घर लेकर आता है और फ्रिज पर लिखता है कि यू कैन सेव हर। फिर अपने जख्मों की पट्टी करने लगता है। तभी क्लियर इसे गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि वो पुलिस बुला रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इसी ने उसका किडनैप किया था। डग उसे बताता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा नाम एजेंट डग है, और तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम मेरे ऑफिस में फ़ोन करके पूछ सकती हो। डग तुरंत उसे फ़ोन करने के लिए कहता है और वो फ़ोन करके उसके ओलिए के बारे में पूछती है। इसके बाद क्लियर उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। इसके बाद डग कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, इसलिए ये सब ना जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन क्लियर सच जानना चाहती थी, इसलिए डग इसे सब कुछ बता देता है। इसे सुनकर क्लियर को यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी क्लियर की सहेली का फ़ोन आता है, जिस पर डग उसे पहले ही बता देता है कि वो क्या कहने वाली है। तब जाकर क्लियर को थोड़ा बहुत यकीन होता है। तब डग ध्यान देता है कि असल में उसने अभी तक कुछ नहीं बदला, घर में खून उसी तरह फैला हुआ है। तभी डग को याद आता है कि उसके साथी ने यह सब क्यों कहा था कि उसके यहाँ सारे फिंगरप्रिंट हैं। वो ऐसा इसलिए कि अभी अभी डग ने यहाँ सारे सामान को छुआ है। अब डग को यहाँ सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि इसके टाइम ट्रेवलर करने से ही इसका पार्टनर लहरी मारा गया। इन्होंने अगर वो लेटर टाइम में पीछे नहीं भेजा होता तो उसका पार्टनर लहरी जिंदा होता। इसका मतलब डग जिस हादसे को रोकने टाइम से पीछे आया है, असल में उस हादसे को होने में यही मदद कर रहा था। और दोस्तों, इसी को कहते हैं टाइम ट्रेवलर पैराडॉक्स। खैर, अब डग को इस बारे में सब कुछ समझ में आ गया था कि ये सब उसी की वजह से हुआ था, इसलिए इसने ये ठान लिया कि अब ये पास्ट बदल कर रहेगा, चाहे जो कुछ भी हो। ये क्लियर को लेकर उस जहाज़ पर पहुंचता है जहां ब्लास्ट होने वाला था, ताकि वो उस ब्लास्ट होने से पहले माइकल को पकड़ के उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दे। ये दोनों उस गाड़ी को लेकर जाने वाले थे जहां उस गाड़ी में बॉम्ब था, लेकिन तभी यहाँ माइकल आकर इन पर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर तक लड़ाई होती है और लास्ट में डग माइकल को मार देता है। लेकिन अब बॉम्ब ब्लास्ट होने में अब कुछ ही सेकंड बचे थे, इसलिए ये दोनों गाड़ी लेकर पानी में कूद जाते हैं। गाड़ी के अंदर से क्लियर तो किसी तरह से निकल जाती है, लेकिन डग गाड़ी में फंस जाता है और तभी वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें डग मारा जाता है। लेकिन उसने मरने से पहले बहुत लोगों की जान बचा ली। क्लियर को डग की मौत का बहुत दुख होता है और तभी यहाँ डग उससे पूछताछ करने के लिए आता है और ये डग प्रेजेंट टाइम का है, यानी कि जो डग यहाँ टाइम ट्रेवलर करके आया वो मारा गया, लेकिन ये डग जिंदा है। इसे टाइम ट्रेवलर के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्लियर डग को देखकर काफ़ी खुश थी, लेकिन ये डग क्लियर को नहीं जानता। डग इसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। इस पर वो उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। डग कहता है कि तुम मुझे बता कर तो देखो, मैं उसे समझने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, ये मूवी इसी के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें प्लीज़।